सभी को नमस्कार। साहित्य शास्त्र में आज हम पढ़ेंगे जो पाश्चात्य विचारक है उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत, जिसमें आज शुरुआत करते हैं प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। यानी प्लेटो हैं, उन्होंने दिया अनुकरण सिद्धांत। प्लेटो ने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों के नाम हैं नंबर 1 दी रिपब्लिक, और दूसरा है दी स्टेट्समैन, और तीसरी जो पुस्तक है उसका नाम है दी लॉज। ये तीनों पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको ये तीनों पुस्तकें याद करनी है, दी रिपब्लिक, दी स्टेट्समैन और दी लॉज। ये जो प्लेटो है ये यूनान के महान दार्शनिक विचारक है। इनका जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व में। एक तो ये तारीख याद रखें आप, 427 ईसा पूर्व में, 427 ईसा पूर्व, और मृत्यु हुई थी 347 ईसा पूर्व में। ये एक मौलिक चिंतक के रूप में विख्यात है। यानी इन्होंने खुद दिया है अनुकरण का सिद्धांत, यानी इनका खुद का है ये। तो मौलिक चिंतक उसे बोला जाता है जो कोई एक विचार रखे, वो विचार अपना हो, किसी और का ना हो। तो ये मौलिक चिंतक के रूप में विख्यात है। ये सुकरात के शिष्य हैं, यानी इनके गुरु का नाम है वो क्या है, सुकरात है। और सुकरात के शिष्य कौन है, प्लेटो है। और प्लेटो के शिष्य कौन है, यह है अरस्तु। और अरस्तु के शिष्य है वो है सिकंदर। इस तरह से ये गुरु शिष्य जो परंपरा है इसको भी आपको याद करना है, क्योंकि ये चारों ही व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं और इन्होंने अलग से अपना मौलिक सिद्धांत भी दिया है। तो ये चारों पाश्चात्य जो विचारक हैं इन सभी को याद करना है। तो पहले है प्लेटो। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में और डिटेल से। ये सुकरात के शिष्य है और एथेंस में 388 ईस्वी में एक विद्यालय की स्थापना की उन्होंने, और अंतिम समय तक उसी में ये अध्यापन कार्य करवाते रहे। अरस्तु भी प्लेटो का शिष्य था, यानी प्लेटो है उनके शिष्य थे अरस्तु। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं जो हमने पहले ऊपर लिख रखी है, दी रिपब्लिक, दी स्टेट्समैन और दी लॉज, ये तीनों जो पुस्तकें हैं जो हमने ऊपर लिख रखी है। उसके बाद में प्लेटो के साहित्य विचार उसके दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतों से पर्याप्त प्रभावित है। अब ये जो सिद्धांत दिया है उन्होंने अनुकरण सिद्धांत, ये दार्शनिक विचारक भी है, राजनीतिक सिद्धांत है, इन सभी से पर्याप्त प्रभावित है ये अनुकरण सिद्धांत। देखिए प्लेटो के समय तक कवि को समाज में एक आदरणीय स्थान प्राप्त था। यानी इस समय तक जब प्लेटो का समय चल रहा था उसमें जो कवि था उसको समाज में एक आदरणीय स्थान प्राप्त था। वह उपदेशक था, मार्गदर्शक था और संस्कृति का संरक्षक माना जाता था। उस समय एक कवि हुए, उसका नाम है होमर प्लेटो का समकालीन ऐसा ही कवि था। यानी ये कवि है होमर, ये भी याद रखें, प्लेटो के समकालीन कवि थे, उनका नाम है होमर। यद्यपि होमर के प्रति प्लेटो भी आदर भाव रखता था। यानी जो प्लेटो है वो होमर के प्रति आदर भाव रखता था, किंतु उसके कवि क्रम को हे दृष्टि से देखता था। यानी वो कवि था तो कवि अपनी कविता लिखेगा, अपना काव्य सर्जन करेगा, लेकिन ये जो प्लेटो है ये काव्य को हीन दृष्टि से देखता था। तो इसलिए उसके जो कवि क्रम को उन्होंने क्या है, हीन दृष्टि से देखा। किसने, प्लेटो ने। प्लेटो साहित्य का महत्व उसी सीमा तक स्वीकार करता है जहाँ तक गणराज्य के नागरिकों में सत्य, न्याय और सदाचार की भावना को प्रतिष्ठित करने में सहायक हो। वो कहते हैं ये जो हमारे विचार है, कवि कोई भी लिखता है, ये हमारे विचार है, ये विचार वहीं तक सत्य है और अच्छे हैं जहाँ तक वो क्या है, न्याय सदाचार की भावना से प्रतिष्ठित करने में सहायक हो। कला और साहित्य की कसौटी को उसके लिए आनंद और सौंदर्य न होकर उपयोगितावाद थी। ये महत्वपूर्ण बात है। वो कहते हैं हमें कवि द्वारा लिखी गई कोई भी कविता ये तभी सार्थक है जब वो हमारे काम की हो, वो हमारे उपयोग की हो। उनका एक कथन भी है, वो कहते हैं कि एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो। कहते अगर देखो हम गोबर को अच्छा नहीं मानते, मान लेते कि गोबर अच्छा नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि गोबर से भरी हुई टोकरी है वो भी तब तक उपयोगी है, यानी वो अच्छी है जब तक वो हमारे काम की हो। अगर वो गोबर हमारे काम का है तब तक क्या है कि टोकरी से भरी हुई गोबर की जो भरी हुई टोकरी है वो उपयोग में रखती है या उपयोगी है, तब तक तो वो बहुत सुंदर लगती है। लेकिन जब उपयोग की नहीं है तो हम क्या कहें, उसको गलत मानते, अच्छा नहीं मानते। उसी तरह कहते हैं कि कविता है या कवि का कर्म है
वो हमारे उपयोग में आए, उसका कोई सार्थक प्रयास हमारे सही काम में हो तो वो अच्छा है, अन्यथा जो कवि कविता लिखता है या काव्य लिखता है उसका सर्जन का कोई औचित्य नहीं है। अन्यथा एक उदाहरण और देते हैं कि अन्यथा एक स्वर्ण जनित चमचमाती उढाल, यानी सोने से चमचमाती हुई एक तलवार भी है ना, वो भी असुंदर है यदि वह उपयोग की दृष्टि से महत्वहीन है। अगर वो उपयोग में लाने के योग्य नहीं हो या उपयोगी हमारे लिए नहीं है तो वो चाहे सोने से जड़ी हो, सोने से मंडी हो, वो भी हमारे लिए महत्वहीन है। दुर्भाग्य से उस समय यूनानी साहित्यकार जो थे, यूनानी साहित्य, उनमें कामोत्तेजक और भावोद्वेलन का प्रधानता था। यानी कामोत्तेजक उसे कहते हैं जो काम वासना या यौन इच्छा को जागृत करने या उत्तेजित करने वाला हो, और दूसरा हम कह सकते हैं भावोद्वेलन। भावोद्वेलन होता है भावनाओं का तीव्र ज्वार, यानी कि मन में जो भावनाएं उमड़ती है, कौन सी, जब हमें खुशी होती है या हमें कोई दुख होता है तो उसमें क्या है, हमारे प्रेम या क्रोध की जैसी भावनाएं हैं वो इतनी तीव्र हो जाती है कि व्यक्ति अंदर से बेचैन हो जाता है और बेचैनी महसूस करता है। तो कहते हैं कि उस समय का, दुर्भाग्य से उस समय का जो यूनानी साहित्य है वो कामोत्तेजक यानी काम वासना को उत्तेजित करने वाला एवं भावोद्वेलन यानी भावना के ज्वार की प्रधानता देने वाला था। अतः सामाजिक हित की दृष्टि से उसका कोई उपयोग नहीं था। यानी उस समय यूनान में जो साहित्य लिखा गया वो कैसा था, कामोत्तेजक था, और दूसरा भावों को बढ़ाने वाला था। तो ये इस तरह की प्रधानता थी ना, तो वो क्या कहते हैं कि उस समय का जो साहित्य है वो हमारे कोई काम का नहीं था, कोई उपयोगी नहीं था। परिणाम स्वरूप प्लेटो ने साहित्य के विरोध में मोर्चा खोलते हुए उस पर अनेक आक्षेप किए, यानी उस पर अनेक इल्जाम लगाए, उस पर अनेक आरोप लगाए कि यह जो साहित्य है किसी प्रकार का कोई काम का नहीं है, क्योंकि उसमें कामोत्तेजक है और भावोद्वेलन की स्थिति या उसमें प्रधानता है, तो हमारे समाज के लिए वो कोई काम का नहीं है। इस तरह का उन्होंने उस पर आरोप लगाया। वो कहते हैं कि साहित्य मिथ्या अनुकृति है। जो साहित्य लिखा गया है ना वो क्या है, झूठ है, एक तरह का असत्य है, भ्रामक है। यानी साहित्य को मिथ्या अनुकृति माना उन्होंने। साहित्य को क्या माना है, मिथ्या अनुकृति, असत्य माना है साहित्य को। प्लेटो का मत है कि काव्य मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है, यानी असत्य अनुकृति होता है नकल, यानी मिथ्या जगत है ना, संसार है, वो क्या है, एक झूठ है, असत्य है, और जगत है, काव्य मिथ्या है और जगत की मिथ्या अनुकृति है, और जगत में जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो लिखा गया है वो तो बिल्कुल ही नकल है उसकी, यानी झूठ है, झूठ का झूठ है। ये अनुकृति मिथ्या एक भ्रामक है, क्योंकि अनुकरण कभी पूर्ण रूप से होना संभव नहीं है। यानी हम कोई भी किसी चीज़ का अनुकरण करते हैं, मान लो कोई फोटोकॉपी करते हैं, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहता है, उसकी फोटोकॉपी है वो फोटोकॉपी ही रहती है, मतलब उसमें जो मेन है वो सत्य है वो नहीं है, पूरा नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्लेटो कहता है कि कोई भी जो काव्य लिखा गया है वो काव्य क्या है, पहले तो कहता है कि काव्य मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है, ये जो जगत है वो झूठा है, असत्य है, और उसके द्वारा जो लिखी गई कृति है काव्य वो तो बिल्कुल ही झूठा है, यानी वो तो बिल्कुल ही असत्य है। तो अनुकरण कभी पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होता, वो कहते हैं संभव ही नहीं है। जिन वस्तुओं की अनुकृति कवि प्रस्तुत करता है उसका सत्य रूप में केवल विचार, केवल आइडिया रूप में लौकिक अलौकिक जगत से ही है, यानी वो उनके द्वारा जो लिखा गया काव्य है वो असत्य है कहते हैं। ऐसी स्थिति में कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है, यानी वो तो नकल है और उसकी भी नकल करता है कौन, कवि। प्लेटो के विचार से कवि या कलाकार मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति करता है, यानी झूठ है, असत्य जगत है, उसकी मिथ्या यानी झूठ अनुकृति करता है। इस प्रकार वह सत्य से तो क्या है, 2 गुना दूर है, यानी सत्य से 2 गुना दूर मान रहे हैं, इसलिए वह प्रशंसनीय नहीं है अपितु दंडनीय है। यानी वो कहते हैं कि कवि जो लिखता है ना वो प्रशंसा योग्य नहीं है, अच्छा नहीं होता, वो अपनी भावनाएं डालता है, वो अपने विचार डालता है, वो जो जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो। इसलिए ये कवि को हीन दृष्टि से देखते हैं प्लेटो। प्लेटो की मान्यता थी कि कवि को मनोरंजन प्रधान और अस्वस्थ मनोवेगों को उत्पन्न करने वाली कविता नहीं लिखनी चाहिए। देखिए प्लेटो मानते हैं कि कवि को मनोरंजन प्रधान
यानी ऐसी रचनाएं जो क्या है कि हमारा मनोरंजन करे। अस्वस्थ मनोवेग, अस्वस्थ मनोवेग वो होते हैं जो दूषित भावनाएं हो, यानी मन में ऐसी अस्वस्थ या कह सकते हैं दूषित या विकृत वृत्तियां या हमारी वो भावनाएं जो व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक संतुलन को बिगाड़ देती है, तो उससे बोलते हैं अस्वस्थ मनोवेग। तो यानी मनोरंजन प्रधान और अस्वस्थ मनोवेग यानी दूषित भावनाएं उत्पन्न करने वाली कविताएं नहीं लिखनी चाहिए। बच्चे जिन कथा कहानियों को सर्वप्रथम सुने वे उदात्त विचारों वाली हो। कहते हैं ऐसा रचना लिखे जो उसमें क्या है, विचार कैसे होने चाहिए, उदात्त विचार यानी महान विचार होने चाहिए। सामाजिक उपादेयता, सामाजिक उपादेयता मतलब होता है समाज के लिए उपयोगी और नैतिकता से हीन, यानी समाज के लिए उपयोगी एवं नैतिकता से हीन, इन सभी से हीन जो कविता है का समर्थन प्लेटो नहीं करता था। सामाजिक उपादेयता और नैतिकता से हीन कविता का समर्थन प्लेटो नहीं करता था। काव्य को नैतिकता और उपयोगिता के मानदंड से परखने का पक्षपाती था। ये देखिए प्लेटो क्या कहना चाहते हैं, कविता कहते हैं कि जो कवि है उसको मनोरंजन प्रधान और अस्वस्थ मनोयोग को उत्पन्न करने वाली कविताएं नहीं लिखनी चाहिए। ऐसी कविताएं तो बिल्कुल ही नहीं लिखनी चाहिए। बच्चे जिन कहानियों को या कथा को जब सर्वप्रथम सुनते हैं तो उनमें कैसे विचार होने चाहिए, वो कहते हैं उदात्त विचारों वाली हो, सामाजिक उपादेयता हो यानी समाज के लिए उपयोगी हो, और नैतिकता से हीन अगर इस तरह की कविताएं या कोई काव्य है तो कविता का समर्थन प्लेटो नहीं करते। वो कहते हैं इस तरह की कविताएं या काव्य लिखना ही नहीं चाहिए। काव्य को नैतिकता और उपयोगिता के मानदंड से परखने का पक्षपाती था। वो कहते उपयोग अगर उपयोगी है समाज के लिए तो वो जरूरी है, अन्यथा कवि को लिखना ही नहीं चाहिए। काव्य आदि ललित कलाओं को वह चिकित्सा और आदि उपयोगी कलाओं से हीन मानता है। यानी देखिए चिकित्सा जो क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र जिसमें हमें कोई भी दवा होती है, उससे हमें कोई बीमारी हो जाती है तो दवा लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, तो ऐसा होना चाहिए, न कि काव्य ललित कलाओं से उत्पन्न हो वो अच्छे माने जाए। जैसे ललित कलाएं कौन कौन सी होती है, जैसे चित्रकला है, मूर्ति कला है, वास्तुकला है यानी जिसको बोलते हैं स्थापत्य कला है, संगीत कला है, और काव्य यानी साहित्य कला। ये 5 प्रकार की कलाएं होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो। काव्य आदि ललित कलाओं को वह चिकित्सा आदि उपयोगी कलाओं से हीन मानते हैं। इन सभी से जो चिकित्सा है ना, वो जो कला है वो तो उपयोगी कला है, और इसके अलावा जैसे हम कोई भी काव्य लिखें, चाहे वास्तुकला है या संगीत कला है या चित्रकला है या मूर्ति कला है, इनको वो तुच्छ मानते हैं। प्लेटो का कथन है कि कवि या चित्रकार वस्तुतः कृति नहीं अपितु अनुकृति मात्र प्रस्तुत करता है। ये देखिए प्लेटो का कथन है कि कवि या चित्रकार यानी कोई कवि है वो अपनी कविता लिख रहा है या चित्रकार है वो अपना चित्र बना रहा है, तो वो कृति नहीं है, वो उसकी कल्पना नहीं है। कृति मतलब होता है रचना, या कोई कवि है वो अपना कोई रचना लिख रहा है या कृति है उसकी रचना कर रहा है, तो वो कहते हैं वो कृति नहीं है अपितु अनुकृति है। अनुकृति होता है नकल। कहते हैं कोई भी चित्र बना रहा है तो उसने कहीं ना कहीं देखा होगा, वो क्या है, एक नकल है। कोई कवि है वो लिख रहा है कोई, तो कहीं ना कहीं उसने देखा होगा, कहीं सुना होगा, उन्हीं विचारों को वो लिख रहा है, उन्हीं विचारों को प्रदान कर रहा है, तो वो क्या है, वो अनुकृति है। तो उसे अनुकृति मात्र प्रस्तुत करता है, ये वो सिर्फ क्या कर रहा है, अनुकृति कर रहा है। अतः उन्होंने कहा है कि उसे मौलिक ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है, वह अमौलिक और अज्ञानी है। यानी मौलिक नहीं है, वो उसके खुद के विचार नहीं है, वो अमौलिक है और अज्ञानी है। उसे अमौलिक होता है जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य हो, अज्ञानी हो, इस तरह से उन्होंने उसको मानते हैं। वह कवि या चित्रकार का महत्व मोची और बढ़ई से भी कम मांगता है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। कहते हैं कि कवि जो कल्पनाएं करता है वो इतनी अच्छी नहीं है, कोई चाहे कितना ही अच्छा लिखे, वो कहते हैं मोची या बढ़ई से ही कम मांगता है। यानी मोची और बढ़ई है उससे भी कवि है उसकी कल्पना को कम मांगता है। प्लेटो का कविता पर यह अगला आक्षेप यह है, यानी आगे आक्षेप लगा रहे हैं, आक्षेप मतलब इल्ज़ाम लगा रहे हैं या हम कह सकते हैं आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं कि कविता अनुकृति है और किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं है, यानी ये नकल है और किसी तरह की वो किसी काम की नहीं है। वह कविता कला को समाज के लिए सर्वथा अनुपयोगी मानते हैं। वो समाज के लिए क्या मानते हैं, जो कवि है जो कल्पनाएं कर रहा है, कविता हो या कोई भी काव्य रचना कर रहा हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे संगीत कला हो, चाहे काव्य कला हो, चाहे साहित्य कला हो, उन सभी को क्या है, उन अनुपयोगी मानते हैं। और
कवियों को चुनौती देते हुए वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि सिद्ध करे कि कविता की समाज के लिए क्या उपयोगिता है। यानी जो कविता लिख रहा है ना, वो समाज के लिए क्या उपयोगी है, ये उन्होंने प्रश्न किया है। कवियों को चुनौती देते हुए वे कहते हैं कि सिद्ध करे कि कविता की समाज के लिए क्या उपयोगिता है। ये प्रश्न किसने कहा? ये कहा है प्लेटो ने। प्लेटो के विचार से कवि अनुपयोगी और महत्वहीन तो है ही। देखिए, उन्होंने माना ही है कि कवि जो कल्पनाएं करता है वो अनुपयोगी है और महत्वहीन भी है। साथ ही वह समाज में दुर्बलता और अनाचार देखिए, अनाचार के पोषण की भी अपराध करता है, यानी अनाचार है उसको भी बढ़ाता है। अनाचार मतलब होता है अनैतिक आचरण या दुराचार। यानी देखिए, वो समाज में दुर्बलता और अनाचार यानी अनैतिक आचरण का पोषण करता है। ये कवि को कह रहा है। किसी भी समाज में सत्य, न्याय और सदाचार की प्रतिष्ठा तभी संभव है जब उस राज्य के सभी निवासी अपनी वासनाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए विवेक एवं नीति के अनुसार आचरण करें। देखिए, वो कहना क्या चाहते हैं कि उस राज्य के सभी निवासी अपनी वासनाओं यानी अपनी भावनाएं हैं और अपनी वासनाएं यानी इच्छाएं हैं, उन भावनाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखते हुए विवेक और नीति के अनुसार आचरण करे। इसके विपरीत कवि क्या करता है? अपनी रचना में भावनाएं डालता है और वासनाओं को उद्वेलित करता है। उद्वेलित होता है मतलब जो भावनाएं हैं, उद्वेलित मतलब जो अशांत भावनाएं हैं, यानी भावनाओं से भरा होता है। हम किसी व्यक्ति को दुखी देखते हैं तो हमारा मन क्या है? दुखी हो जाता है, तो उद्वेलित हो जाता है, मतलब उन भावनाओं में हम बह जाते हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि जो कवि होता है वो उन भावनाओं में बह जाता है, उद्वेलित हो जाता है, अशांत हो जाता है। ठीक है, तो कवि अपनी रचनाओं में भावनाओं और वासनाओं को उद्वेलित करता है, जिससे विवेक का अंकुश ढीला हो जाता है कि वो विवेक खो बैठता है और वो अच्छा नहीं लिख पाता। व्यक्ति कुमार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है, यानी वो अपने जो भावनाएं उनमें बह जाता है और ऐसे ऐसे विचार लिख देता है जो समाज के लिए अनुपयुक्त है। यह ठीक है कि कविता से हमें, वो कहते हैं कि ठीक है, कविता से हमें आनंद मिलता है, हमें अच्छी लगती है, हम आनंद ले लेते हैं, पर ऐसे आनंद से क्या लाभ जो हमें दुराचार और कुमार्ग की ओर प्रेरित करे। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं प्लेटो। ठीक है, वो कविता है, हमें आनंद देती है, लेकिन इस तरह के आनंद से हमें क्या लाभ जो दुराचार और कुमार्ग की ओर प्रेरित करे। ये कह रहे हैं प्लेटो। इसलिए यदि हम राज्य में सुव्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो हमें कवियों को राज्य से निकाल देना चाहिए। ये देखिए कितनी बड़ी बात की है कि कवियों को राज्य से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो क्या है? भावनाओं में बहकर ऐसे ऐसे विचार डाल देते हैं जो क्या है? विवेक को भूल जाते हैं या विवेक का अंकुश ढीला हो जाता है और व्यक्ति कुमार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ऐसे विचारकों को क्या कहते हैं कि कवियों को राज्य से निकाल देना चाहिए। ऐसा विचार देने वाले हैं प्लेटो। अब हम बात करते हैं कि प्लेटो ने जो अभी तक कहा है वो कहाँ तक सत्य है या असत्य है, या उसने विचार दिए वो क्या इस तरह के मान सकते हैं कि परिपूर्ण रूप से सही है। तो इनकी समीक्षा देखते हैं। प्लेटो ने अपनी आदर्शवादिता के कारण कविता का पूर्ण बहिष्कार किया। वो तो कहते हैं कि कविता होनी नहीं चाहिए, किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि उसकी दृष्टिकोण एकांगी है, यानी एक पक्षीय। उनका दृष्टिकोण है ना, वो एक पक्षीय है। वो तो कवि को मानते ही नहीं है कि कवि जो लिखते हैं वो गलत लिखते हैं। वस्तुतः काव्य मीमांसक न होकर दार्शनिक और राजनीतिज्ञ था। देखिए, ये काव्य मीमांसक नहीं है। काव्य जो लिखने वाले होते हैं उनमें क्या क्या विचार आते हैं और काव्य किस तरह से लिखा जाता है, तो उन्होंने, हम मान सकते हैं कि जो प्लेटो है वो काव्य मीमांसक न होकर क्या है? एक दार्शनिक है और राजनीतिज्ञ है। उनका जो लक्ष्य है वो आदर्श गणराज्य की प्रतिष्ठा करना था। यानी उनका जो विचार है ना वो कैसा है? आदर्श राज्य की प्रतिष्ठा करना है। ऐसी स्थिति में कविता का अपमान यदि उसके द्वारा हुआ हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। यानी हम कह सकते हैं कि वो काव्य मीमांसक नहीं है, वो तो एक दार्शनिक है और राजनीतिज्ञ है। जब दार्शनिक हो और राजनीतिज्ञ हो, वो क्या है? ऐसी कल्पनाएं करता है जो सिर्फ क्या है? आदर्शवाद पर आधारित हो। और क्या है? राजनीति में हम कह सकते हैं कि हमारा जो राज्य है वो कैसा होना चाहिए, उसमें कैसे कैसे व्यक्ति रहने चाहिए, बस इसी तरह का कह सकते हैं। उनको हम काव्य मीमांसक नहीं कह सकते। ये समीक्षा में बात है कि वो इस तरह की है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर वो कविता का अपमान कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्लेटो का जो चिंतन है, प्लेटो ने अभी जो कवियों के बारे में कहा,
तो उनका चिंतन क्या है, दूषित है और पूर्वाग्रह से युक्त है। यानी देखिए उसमें दूषित भावनाएं है कवियों के प्रति, लेकिन पूर्वाग्रह से युक्त भी है। पूर्वाग्रह होता है पहले से बनी हुई धारणा, उन्होंने पहले से मान रखा है कि जो कवि है, जो कविताएं लिखता है, वो कोई काम की नहीं है। तो ये तो पूर्वाग्रह ही हो गया ना। उनको देखना चाहिए, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, कहानियां हैं जिनको पढ़ के समाज में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। जैसे आज़ादी के समय जिन्होंने भारत देश को आज़ाद कराने में क्रांतिकारियों से को एक वीरता प्रदान करने के लिए कविताएं लिखी, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया समाज को। तो उन्होंने इस तरह का उन्होंने माना ही नहीं। ये तो पहले की बात है, क्योंकि उनका तो जन्म ही स्वतंत्रता से पहले की बात है। ये तो जो ईसा पूर्व की बात है, लेकिन हम मान रहे हैं कि कोई भी कविता है या कहानी है, उसको कहीं से हमें प्रेरणा मिलती है तो वो हमें आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। लेकिन इनका मानना नहीं था, केवल उपयोगितावाद के को महत्व देना पशुधर्म है। ये इनका जो कार्य था कि जो हमारे लिए उपयोगी है ना, वही कविता है या कहानी है जो हमें उपयोग में आती है, अन्यथा हमारे लिए कोई भी कार्य अच्छा नहीं है। उन्होंने तो एक सीधा ही कहा था कि गोबर से भरी हुई टोकरी भी तब तक उपयोगी है जब तक वो हमारे उपयोग में आती है, तभी वो अच्छी लगती है, अन्यथा वो कोई काम की नहीं। इसी तरह उन्होंने जो साहित्य है वो अगर काम का है, हमारे लिए उपयोग का है, तो ही तो महत्व रखता है, अन्यथा नहीं। तो ये कहना पशु धर्म है। मानव पशु नहीं है, मानव क्या पशु की श्रेणी में नहीं आता, अतः वह उपयोगिता के अतिरिक्त सौंदर्य बोध और आनंद को भी महत्व देता है। उससे या इससे उसे मानसिक तृप्ति प्राप्त होती है। ललित कलाओं का स्थान निश्चय ही उपयोगी कलाओं से ऊंचा है। देखिए ललित कलाएं, उनका स्थान निश्चय ही उपयोगी कलाओं से ऊंचा है। अतः कवि को मोची से तुच्छ उन्होंने माना है प्लेटो ने, तो वो उनकी क्या है, विवेकहीनता ही है। यानी हम कह सकते हैं कि उनमें विवेक नहीं था। इस तरह से उन्होंने कवियों के बारे में बोला जो कि गलत है। प्लेटो का कथन भी उपयुक्त नहीं था, क्योंकि कविता अनुपयोगी है, ये कहना भी गलत बात है। क्योंकि बहुत सारी कविताएं हमें आदर्श रूप में भी प्रस्तुत करती है, हमें अपने आप को भी अच्छा बनाने में, परिष्कार करने में भी उपयोगी है। कविता मनोरंजन के साथ साथ नैतिक संदेश भी देती है, वह किसी से छिपा भी नहीं है। काव्य जो होता है वो सत्य शिवम और सुंदरम। देखिए सत्य शिवम सुंदरम, सत्य होता है जिसका अर्थ होता है जो बदले ना, शिवम का अर्थ होता है जो कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, और सुंदरम का अर्थ होता है जो दिव्यता हो या आकर्षक हो या परम आनंद से परिपूर्ण हो। यानी ऐसी कविताएं जो शिव ही सुंदर हो, या कह सकते हैं सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, इस तरह की कविताएं होती है। जो काव्य होता है वो हमेशा क्या है, अच्छा ही होता है। अतः कविता हर समाज में सदा से और सदा ही रहेगी। हाँ, जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है कविता की। देखिए ये समीक्षा है कि यानी प्लेटो ने जो बात कही है ना, वो सही नहीं है, क्योंकि इस तरह से कहना गलत बात है। प्लेटो के मत का सार देख लेते हैं। समग्रतः प्लेटो ने काव्य के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनका सार इस प्रकार है। कविता जगत की अनुकृति है। ये कौन कह रहे हैं, ये प्लेटो का मत है। जगत स्वयं अनुकृति है, यानी जगत है वो किसी का बनाए हुए, अतः कविता सत्य से दो गुनी दूर है, ये कह रहे हैं प्लेटो। कविता भावों का उद्वेलन कर व्यक्ति को कुमार्गी बनाती है। ये बात कौन कह रहे हैं, प्लेटो कह रहे हैं कि कविता है वो भाव है, वो जगाने वाली होती है, और वो जो भाव है हमारे कैसे भी हो सकते हैं, और व्यक्ति को क्या है, कुमार्गी बनाती है, अच्छे मार्ग पर नहीं ले जाती। कविता अनुपयोगी है, ये प्लेटो के मत है। कवि का महत्व एक मोची से भी कम है, ऐसा मानने वाले कौन है, प्लेटो है। काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता, यानी वो कहते हैं कि काव्य तभी उपयोगी है जो हमारे लिए अगर उपयोग का है, काम का है, तो वो उपयोगी है, अच्छा है, अन्यथा वो एक कह सकते हैं कि कोई काम का नहीं है। जिस तरह से एक गोबर से भरी टोकरी है, वो भी तब तक उपयोगी है जब वो हमारे काम की, अन्यथा कोई काम की नहीं है। इसी तरह उन्होंने काव्य को इसी तरह का उन्होंने विचार दिए। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रयोजन माने हैं, ये आपको याद रखनी। एक तो सत्य का उद्घाटन करना, सत्य का उद्घाटन करना यानी सच को सामने लाना। उद्घाटन मतलब होता है सामने लाना, यानी सत्य का पर्दाफाश करना, सच को सामने लाना। दूसरा होता है मानव का कल्याण करना, और तीसरा उन्होंने माना है राष्ट्र उत्थान का, यानी राष्ट्र का उत्थान करना। यानी काव्य के 3 प्रयोजन माने हैं कि काव्य क्यों लिखा जाता है, तो ये आप याद रखें, सत्य का उद्घाटन करना, दूसरा मानव का कल्याण, और तीसरा है राष्ट्र उत्थान। कविता को अनुकरण मानता हुआ वह कहता है कि कलाकार वास्तविक जीवन
के पदार्थों को उत्पन्न नहीं करते, यानी देखिए कलाकार वास्तविक जीवन के पदार्थों को उत्पन्न नहीं करते, वे केवल उनकी छायाओं या बिंबों का ही निर्माण करते हैं। कहते हैं कि जो वास्तविक जीवन में जो पदार्थ होने चाहिए वो बनाते नहीं हैं, वे केवल उनकी छाया है या बिंब है। बिंब मतलब होता है परछाई, यानी शब्द चित्र है। यानी किसी कविता या साहित्य को पढ़कर हमारे मन में किसी वस्तु या दृश्य या व्यक्ति के को हमने देखा, उसका सजीव और स्पष्ट आकृति उभर आती है, उसे बोला जाता है बिंब, यानी उसकी छाया है और बिंबों का निर्माण है वो। काव्य अनुकरण का अनुकरण होने से क्या है, वो सत्य से 2 गुना दूर है। यानी ये तो था प्लेटो के विचार। प्रसिद्ध समीक्षक है जिसका नाम है सिडनी, एक सिडनी व्यक्ति है। उन्होंने प्लेटो पर एक विचार दिया है। कौन सा समीक्षक? सिडनी। उन्होंने प्लेटो को आदर्शवादी चिंतक मानते हुए उनके अनुकरण सिद्धांत को आदर्श के परिप्रेक्ष्य में देखा है। जो आदर्श है उसका परिप्रेक्ष्य यानी आदर्श का दृष्टिकोण है, उसमें देखा है कि आदर्श का दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है। उसमें उस दृष्टिकोण में उन्होंने अपने काव्य को क्या माना है। उसने प्लेटो के अनुकरण की व्याख्या करते हुए लिखा है कि अनुकरण वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं को उसके यथार्थ रूप में नहीं अपितु आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। यानी उनका मानना है कि क्योंकि ये जो सिडनी समीक्षक है उन्होंने प्लेटो को एक तो आदर्शवादी चिंतक माना है, इसलिए उनका आदर्श का दृष्टिकोण है ना, वो क्या है ये बताना चाहते हैं। वो कहते हैं अनुकरण वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं के उसके यथार्थ रूप में नहीं, जो वस्तुएं हैं जो वास्तविक है उस रूप में नहीं अपितु आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। कहते हैं कि जो उससे उपयोग होता है, जो हमारे लिए उपयोगी क्या है, बस उसी रूप में प्रस्तुत करती है। ये बात कहने वाले हैं सिडनी। आज का हमारा टॉपिक था अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। इसके बारे में हमने पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करें, और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।